हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लगभग सभी चैप्टर्स का रिवीजन हम कर रहे हैं, साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ब्लूप्रिंट को देखकर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे, जिसके बाद हमारे साइंस में केवल 4 चैप्टर्स बाकी रहेंगे। चारों फिजिक्स वाले चैप्टर्स जो हैं एक एक करके, क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से अच्छे से समझ के पढ़ने वाले हैं। तो कल हम कर लेंगे, कल या नेक्स्ट जब भी क्लास होगी हमारी, उसमें हम चैप्टर 8 का रिवीजन कर लेंगे। और आज हम कर लेते हैं, हमारा एक तो लास्ट चैप्टर बचा है हेरिडिटी, और एक हमारी बुक का लास्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन हम आज वाली क्लास में कर लेते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास एग्जाम्स के लिए, और अभी मैथ्स का रिवीजन भी जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए लेसन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की। आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का है। इसमें से एक तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, यानी कि बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपके मल्टीपल चॉइस वाला एमसीक्यू 1 मार्क्स का। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है। दो क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में पूछ लीजिए, यानी कि 2 में से कोई एक करना हो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको पता ही। अब आगे बात करें कि इस चैप्टर में से, अब ये तो बात क्लियर हो गई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ढंग से अगर, तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन अब इस चैप्टर में से कौन कौन से बन सकते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही हमें तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जब तैयार करने होते हैं ना, तो उसमें से तो क्या होता है कि पूरे चैप्टर को अच्छे से हमें पढ़ना होता है, इसलिए टाइम लगता है। लॉन्ग क्वेश्चन में से सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से बन सकता है कि अनुवांशिक और उपार्जित लक्षण। अनुवांशिक और उपार्जित, अनुवांशिक और उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? अनुवांशिक लक्षण वो जो माता पिता से उनके बच्चों में विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि आंखों का कलर है, स्किन का कलर है, बालों का कलर है, माँ और पिता से वो गुण कहाँ जाते हैं, उनके बच्चों के अंदर जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। उपार्जित लक्षण एक्वायर्ड ट्रेड्स जिन्हें कहा जाता है। एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं ये व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दुबला पतला है और जिम जाकर अच्छे से अपनी बढ़िया बॉडी बना लेता है, तो वो उसका उपार्जित लक्षण हो गए। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ये हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ये जो होते हैं ये केवल फिजिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि शारीरिक लक्षण होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जैसे कि कोई टैटू बनवा लिया, पायर्सिंग करवा ली ईयर्स में, नोज में, यहाँ आईब्रोज पर, कई जगह करवा लेते हैं लोग। कोई अच्छे से मोटा तगड़ा हो जाता है, कोई मोटा तगड़ा है तो उससे दुबला हो जाता है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण, यानी कि वो लक्षण जो हम अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त करते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। और दोज फीचर्स विच आर इनहेरिटेड from mother father to their offsprings are known as hereditary characters और अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें हमारे ये बन सकता है कि इन दोनों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, प्लस इनकी एग्जांपल्स पूछ लिए जाए। इसके बाद मेन जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है वो बनता है कि what are dominant and recessive characters, dominant and रिसेसिव कैरेक्टर्स, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अब ये आप ऐसा नहीं बता सकते, इसके लिए आपको मेंडल की तरफ जाना पड़ेगा, मेंडल के प्रयोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए कि इनको हम कैसे बताएंगे प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को। तो हम मेंडल के प्रयोग की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में मिटा देती हूँ।
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक होमोजाइगस टॉल प्लांट और एक होमोजाइगस ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट लिया। होमोजाइगस यानी समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब जिसके दोनों युग्मक जो है वो एक जैसे होंगे, ये हो गया शॉर्ट प्लांट। ये हो गई P1 यानी पेरेंट जनरेशन हो गई। इनके बीच में जब मेंडल ने क्रॉस कराया है तो सारे प्लांट्स इसको इस तरीके के प्राप्त होते हैं। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अब क्या किया जाता है कि यहां से अब हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। इनकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे हम, कैरेक्टर्स विच शोज देयर इम्पैक्ट इन F1 जनरेशन आर नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर्स। यानी कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं ये तो क्या कहलाते हैं, प्रभावी या डोमिनेंट। ठीक है, traits which can be seen in F1 generation। ये तो कहलाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, एक मेंडल ने लिया लॉन्ग प्लांट और एक टॉल प्लांट और एक लिया शॉर्ट प्लांट। अब जब F1 जनरेशन आई तो सारे ही प्लांट लॉन्ग थे, और क्या हुआ, तो मेंडल ने ये सोचा कि सारे प्लांट लॉन्ग मिले हैं तो ये जो बौने पौधे के साथ जो मैंने क्रॉस कराया ये बौनेपन का गुण कहाँ गया। और इसके लिए फिर मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे इनके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स विच आर नॉट शोन इन F1 जनरेशन, विच कैन नॉट बी सीन, है ना, कैन नॉट बी सीन इन F1 जनरेशन, यानी कि वो कारक जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव या अप्रभावी। जो F1 में दिखाई दे जाते हैं वो डोमिनेंट और जो नहीं दिखाई देते हैं वो रिसेसिव। ठीक है, अब इनके बीच में जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, आगे चलते हैं अपन, और यहां तक क्लियर हो गया। चलिए इसको बिठा देते हैं और आगे इस प्रयोग को जारी रखते हैं। बस इस चैप्टर में से छोटे मोटे क्वेश्चन ही हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो चलो अब आगे क्या किया गया कि F1 जनरेशन वाले जो प्लांट्स थे ये हम, ये देखो एकदम सिंपलेस्ट तरीका इसको बनाने का। ये देखो, ये मैंने प्लस बना दिया और यहाँ एरो लगा दिया, यानी कि यहाँ तो क्या है, मेल प्लांट है और ये वाला जो है वो फीमेल प्लांट है। क्लियर, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों अलग अलग हो गए और यहाँ भी दोनों अलग अलग हो गए, इनको बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस कराया, दोनों कैपिटल, इन दोनों में क्रॉस कराया एक कैपिटल एक स्मॉल, इनमें क्रॉस कराया ये दोनों और इनमें क्रॉस कराया तो ये दोनों। ठीक है, यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखो कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक प्लांट, तीन तरह के रिजल्ट्स मिले हमको, ये एक है, ये दो है और ये एक है। सही है, अब यहां से हमें पता चल रहा है कि प्योर जो लॉन्ग प्लांट है वो एक है। ठीक है, ये जो टी कैपिटल और स्मॉल है यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो टॉल प्लांट है वो दो मिले हैं हमें, और ड्वार्फ प्लांट हमें एक मिला है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो हमने जो पढ़ा है ना इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और क्या कहेंगे इसको, एक संकर संकरण। एक या मोनो, एक यानी केवल एक, यानी कि वो क्रॉस जो किसी प्रजाति के बीच में एक ही कैरेक्टर को लेकर, है ना, किसी एक गुण को लेकर कराया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यहां से आपका क्वेश्चन बन के आता है एमसीक्यूज का कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें मिलती है वो कितनी होती है। तो पहले हम जाने कि फिनोटाइप और जीनोटाइप है क्या। फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप,
अगला है जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप। फिनोटाइप यानी कि वो कैरेक्टर्स जो केवल बाहरी रूप में देखकर पहचाने जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखो हमें 3 तरह के पौधे मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। लेकिन इनमें से अगर गुणों की बात करें तो लंबे पौधे ये दोनों लंबे हैं और ये बोना पौधा है। यानी कि फिनोटाइप बाहरी रूप से अगर देखें तो ये 3 पौधे एक जैसे होंगे और ये पौधा अलग होगा। तो फिनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस 3:1। जीनोटाइप की जब हम बात करें तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और ये ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, ये इतना जब हमने पढ़ लिया तो यहीं से मेंडल का पहला नियम निकल के आता है, जिसे कहा जाता है मेंडल का पहला नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ये हो गया मेंडल का पहला नियम। तो ये प्रभाविता का नियम हो गया कि आपने प्रभावी कैरेक्टर्स को देख लिया। प्रभावी कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में ही शो हो जाते हैं, F2 का वेट नहीं करते हैं। अप्रभावी कैरेक्टर्स F2 पीढ़ी का वेट करते हैं और खुद को शो करते हैं। फिर यहीं से निकल के आता है मेंडल का दूसरा नियम भी, जो है पृथक्करण का नियम, या फिर जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या है देखिए। तो पहला नियम तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। ये नियम क्या बता रहा है देखो, कि कैरेक्टर्स अलग अलग थे और साथ साथ भी थे। ये कैरेक्टर दोनों साथ साथ थे, है ना। F1 जनरेशन में सारे ही प्लांट्स हमें ऐसे मिले, लेकिन क्या हुआ अगली पीढ़ी में इसने खुद को अलग से शो किया कि नहीं किया? किया ना यहाँ पर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ये जो युग्मक है, ये साथ साथ रहते हुए भी इनके गुण जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जहां इनको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं वहां पर ये अपने फीचर्स को शो करते हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। साथ में रहते हुए भी हर कैरेक्टर के लिए ये प्योर रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, है ना, मिक्स नहीं होते हैं, अपने गुणों को मिक्स नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमने मेंडल के 2 नियम तो पढ़ लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब हम चलते हैं मेंडल के तीसरे नियम की तरफ, जो कि है डाइहाइब्रिड क्रॉस। और वहां से निकल के आता है मेंडल का तीसरा नियम, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब होता है देखिए, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है द्विसंकर संकरण, ये 2 कैरेक्टर्स को लेकर। जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति, फली का रंग और फली की आकृति, कोई भी 2 कैरेक्टर्स ले लिए जाते हैं। मेंडल के नियमों की जब हम बात करते हैं तो वो क्या लेते हैं अपन, बीज का रंग और बीज की आकृति। और यहाँ हमें मिलता है कि बीज का जो रंग है वो हम लेते हैं हरा और पीला, और आकृति जो है वो लेते हैं हम गोल और झुर्रीदार। अब यहाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस जब करवाया जाता है तो हमें टोटल 16 तरह के कैरेक्टर्स वाले अलग अलग, है ना, RYYR अलग अलग तरीके के फीचर्स वाले जो चेकर बोर्ड जब हम बनाते हैं तो उसमें फीचर्स मिलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जैसे हमने हरा और गोल लिया, पीला और झुर्रीदार, ये दोनों हो गए डोमिनेंट कैरेक्टर, पीला और गोल तो, और ये हरा और झुर्रीदार हो गए ये रिसेसिव कैरेक्टर्स। लेकिन अब जब हमें पौधे मिलते हैं तो वो पीले और झुर्रीदार भी होते हैं, हरे झुर्रीदार भी होते हैं, गोल और हरे भी होते हैं, और गोल और झुर्रीदार और पीले भी होते हैं। अलग अलग तरह के फीचर्स वाले प्लांट्स हमें मिलते हैं, जिनका की फिनोटाइप जो है वो हमें मिलता है 9:3:3:1, है ना। अब यहां से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक से ज्यादा फीचर्स को लेकर जब क्रॉस करवाया जाता है
तो हर फीचर खुद को अलग से शो करता है और अलग से शो करने के कारण ही इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आपसे मेंडल के नियम भी पूछे जा सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। बाकी ज्यादा चांसेस बनते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। तो ये जो है सबसे मेन इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस को हम पढ़ लेते हैं कि मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अब होता यह है कि जो 23 जोड़े हैं इसमें से 22 तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन एक जोड़ी जो है वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होती है। फीमेल्स में XX होती है, मेल्स में XY होती है, और इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि लिंग गुणसूत्र। इन एक जोड़ी क्रोमोसोम्स की वजह से ही जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो मेल होगी या फीमेल, उसका पता चलता है। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है? तो देखिए, जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ह्यूमंस के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल से आधा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां हम देखें, ठीक है, ये हमने बना लिया बोर्ड, और यहाँ मैंने लिख दिया 22 + x और 22 + x हो गए 46, आधे आधे कर दिए। और यहाँ मैंने लिख दिया 22 + x और 22 + y। तो ये तो हो गया मेल के लिए और ये हो गया फीमेल के लिए। ठीक है, क्रॉस करा दें इनमें, तो 22 और 22 हो गए 44 + xx, यहाँ हो गए 44 + xx, यहाँ हो जाएंगे 44 + xy, और यहाँ भी 44 + x और y। अब यहाँ क्या होगा, देखो कि ये जो दोनों है ये तो क्या है, फीमेल्स, और ये दोनों क्या है, मेल्स। यानी कि मेल और फीमेल जो भी चाइल्ड है नया या होने वाला जो चाइल्ड है, उसके मेल और फीमेल होने की पॉसिबिलिटी बराबर है। ऐसा नहीं है कि मेल होने की पॉसिबिलिटी कम है या फीमेल होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो दो ही तो हमें मिल रहे हैं मेल्स और दो ही मिल रहे हैं फीमेल्स, यानी इनका हो गया रेशियो 1:1 या 50-50%। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि फीमेल्स में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, मेल्स ही हैं जिनके अंदर ये वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि जो चाइल्ड है उसके मेल होने के लिए जरूरी है। यानी कि नया जो होने वाला शिशु या बच्चा है उसका मेल होना या ना होना केवल और केवल उसके फादर पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी मदर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। और अब हम चलते हैं आज की क्लास में एक चैप्टर को और कवर कर लेते हैं, फिर हमारे फिजिक्स वाले 4 चैप्टर बचेंगे जिनको हम अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें न्यूमेरिकल्स भी साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारी बुक के लास्ट चैप्टर पर। 13 में से अब 4 चैप्टर बच जाएंगे, केवल 9 चैप्टर्स का रिवीजन आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हमारे 13 चैप्टर पर, दैट इज आर एनवायरमेंट। इसी सा चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज इनके बारे में ही है। अब इसके ब्लूप्रिंट की बात कर लें पहले अपन। तो इसके ब्लूप्रिंट में देखो, ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है और इसमें से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आएगा MCQ ABCD वाला 1 नंबर का, एक आएगा फिलअप ये भी 1 नंबर का, एक आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का यानी कि अति लघुत्तरात्मक,
और एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का आएगा, यानी कि लघुत्तरात्मक। ठीक है, एमसीक्यू फिलअप्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी जल्दी ही। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं। तो हो गए 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के, तो फिर भी वैसे इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स कवर कर रहा है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन कर लो तो इसकी तो संभावना मुझे ना के बराबर लगती है। तो चलो आगे बढ़े और इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। इसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से तो आपसे ये पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल इकोसिस्टम का कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए, या फिर मैन मेड, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, है ना, और दूसरा मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें जो खुद बना हुआ है, उसमें आ जाएगा फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। मैनमेड की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा गार्डन, हम ही बनाएंगे इसको। और क्या हो जाएगा, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड जब तक इसका सीजन रहेगा तब तक रहेगा, और फसल की कटाई होते ही ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। अब इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम वो जगह जहां हम रह रहे हैं, जिसके अंदर, यानी कि वो जगह जहां हम रह रहे हैं और हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है हमारे आसपास रहने वाले सभी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स से। तो पृथ्वी का वह स्थान जहां किसी भी समष्टि के जीवों को, समष्टि मतलब किसी पॉपुलेशन को, एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। एबायोटिक फैक्टर्स रिसोर्सेज के रूप में, यानी कि नेचर से हमें जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिनमें जीवन नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज एबायोटिक या अजैविक घटक। इसमें आ जाएगी आपकी सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और भी सारी चीजें, सॉइल, ये सब। बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े तक। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और इसमें अगर शॉर्ट बन जाए, 10% लॉ क्या है? तो मालूम है आपको कि एक पोषक स्तर से, ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। बाकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म करने में और अलग अलग गतिविधियों को पूरा करने में कंप्लीट हो जाती है। इसे 10% लॉ कहा जाता है। तो 10% लॉ क्लियर हो गया कि एक ट्रॉफिक लेवल से, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जैसे कि मान लो हिरन को शेर खा रहा है, तो जितनी एनर्जी हिरन को पौधों को खाकर मिली है, उस एनर्जी का 10% ही शेर तक ट्रांसफर होगा। इसे 10% लॉ कहा जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो है बायोमैग्निफिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन है बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि जैविक आवर्धन। पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। बायोमैग्निफिकेशन आपको पता ही है कि ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स काम में लिए जाते हैं पेड़ पौधों को सही रखने के लिए, बीमार ना होने देने के लिए, होता ये है कि ये कितना भी हम अगर फल को धोकर खा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तो भी कुछ मात्रा इनकी क्या होती है, पौधों पर और फलों पर चिपकी हुई रह जाती है। जब ऐसे फलों को हम खाते हैं, या फिर मान लीजिए हम तो धोकर खा रहे हैं, लेकिन वो पशु जिनको की मांसाहारी मनुष्य खाते हैं, उन पशुओं को, उनको थोड़ी धोकर मिलते हैं फल, तो वो बिना धोए हुए इन फलों को या पौधों को खा जाते हैं। तो ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं उनके पेट के अंदर और धीरे धीरे वहां ये जमा होने लग जाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। धीरे धीरे इनकी इस मात्रा का बढ़ना
बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, जो कि हैजार्डस सिचुएशन है। हैजार्डस मतलब जानलेवा हो सकती है और इसकी वजह से कई जानवरों की मृत्यु हर साल हो जाती है। इसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले पीड़कनाशी, कीटनाशी, यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, इनका धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल्स में जमा होना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हमें पता ही है कि ओजोन का मॉलिक्यूल O3 होता है और काम क्या है इसका हमें मालूम है कि ओजोन लेयर जो है ये सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। लेकिन हो ये रहा है कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ये जो ओजोन लेयर है इसकी जो मोटाई है उसमें कमी आ रही है, गैप दिखाई दे रहा है, जिसे ओजोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है। अब होता क्या है देखिए कि O2 होना ये चाहिए कि O2 जो है ये O प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है और O2 O के साथ जुड़कर O3 बना लेता है। ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल। लेकिन वास्तव में होता ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं, इस O3 को तोड़ देती हैं O2 प्लस O में और ये दो O मिलके O2 बना लेते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ओजोन लेयर के अंदर ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं। तो यूएनईपी जो हमने शुरू में पढ़ा था उसी ने ये प्रयास किया है कि कई देशों को इकट्ठा करके ये योजना बनाई है कि वो CFC मुक्त उपकरणों का निर्माण करेंगे। इसे कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके कई हानिकारक प्रभाव भी, स्किन कैंसर हो जाता है इससे, जानवरों के को भी नुकसान है और हमें भी कई सारे नुकसान है इससे। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, लास्ट और सेकंड लास्ट की बात और करते हैं, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, यानी अपघटकों का महत्व या कार्य। तो क्या कर रहे हैं ये अपघटक? अपघटक या डिकम्पोजर्स जो हैं ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। करते क्या है ये कि जो भी गली सड़ी गंदी चीजें हैं उनको खाकर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे नेचर की साफ सफाई होती रहती है। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर, तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। फूड चेन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज नोन एज फूड चेन, है ना। तो फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से होता है कि सबसे नीचे है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद आ गए हर्बीवोरस, फिर आ गए कार्निवोरस, फिर आ गए ओमनिवोरस और लास्ट में आ गए डिकम्पोजर्स। तो इनको तो खैर हम फूड चेन में काउंट नहीं करते हैं, बात यहीं तक चलते हैं कि यहाँ लास्ट में आ जाते हैं ओमनिवोरस, है ना। तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक और ये तृतीयक उपभोक्ता। अब होता यह है कि फूड चेन की सभी हमारी अर्थ पर जितने भी सजीव हैं हर किसी के खाने का जो काम है वो सूर्य से ही चल रहा है। कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन सन एंड प्लांट्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना। कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं किस पर? पेड़ पौधों पर, और पेड़ पौधे निर्भर करते हैं सूर्य के प्रकाश पर। अब फूड चेन क्या है कि पौधों में जो एनर्जी आ गई कहां से? सन से, उसको आगे ग्रेजुअल लेवल्स तक पहुंचाना। जैसे कि ग्रास है यहाँ पर, ठीक है, ग्रास को कोई इंसेक्ट खा लेता है,
इंसेक्ट को खा लेता है कोई फ्रॉग और इस फ्रॉग को खा लेता है कोई स्नेक। ठीक है। अब ये जो ग्रास है इसको मान लीजिए कि कोई काऊ खा लेती है और काऊ को खा लेता है, या डियर ले देते हैं, और इसको खा लेता है कोई लोयन। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह क्या है कि एनर्जी चलती रहती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। अब होता यह है कि ये जो ग्रास है, मान लो इसको कोई माउस खा लेता है, माउस को खा लेता है कोई स्नेक। ऐसा भी तो हो सकता है, ना। और ये जो लॉयन है ये किसी और जानवर को भी खा सकता है, कि मान लो ग्रास जो है इसको डियर के अलावा और कोई रैबिट खा लेता है, रैबिट को कोई और मांसाहारी जानवर खा लेता है, और उसको फिर कौन खा लेता है? लॉयन खा लेता है ना। तो इस तरह ये एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो वातावरण में चलता रहता है। और अब क्या होता है कि ये जो फूड चेन्स हैं, अब मान लो कि कोई दी गई जगह है तो वहां ऐसा नहीं है कि जो जीव होते हैं इनके अंदर लगातार कंपटीशन चलता रहता है फूड के लिए। तो अब ऐसे नहीं है कि जहां मैंने ये लिखा कि ग्रास को माउस खाएगा और माउस को स्नेक खाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि इस माउस का वेट किया जाएगा। इस माउस की जगह अगर कोई ग्रास हॉपर आ गया तो पहले वो उस ग्रास को खा जाएगा, या कोई दाने हैं, अनाज है, उनको खाएगा। तो इस तरह ये जो कंपटीशन जब चलता रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि खाने के लिए जो ये कंपटीशन है, तो जीव जो है वो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, और जिसको मौका मिलता है वो ही इस फूड चेन में एंटर करके और अपने लेवल वाले भोजन को प्राप्त कर लेता है। और इसे ही कहा जाता है फूड चेन, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है ना। और व्हेन मोर देन वन फूड चेन आर कनेक्टेड इन अ गिवन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की हम बात कर लें, देन दिस रिलेशनशिप इज नोन एज फूड वेब, कि दिए गए किसी पारितंत्र में एक से ज्यादा फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों तो उन्हें खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कचरे को निपटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक अच्छे नागरिक होने के लिए आप क्या करेंगे, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो आप सभी अच्छे से जागरूक नागरिक हैं, तो आप इस का आंसर तो अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हो गए हमारे 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो गया आज। अब अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 9, चैप्टर शायद लाइट वाला चैप्टर है, उसका रिवीजन करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो 4 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबल, 4 की जगह 3 या 2 दिन की कोशिश करेंगे, 3 या 2 भी नहीं तो मोस्ट प्रोबेबल 4 दिन के अंदर अंदर 4 फिजिक्स वाले चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।